हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडी। आज है 19 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 2025। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आईएमएफ के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या है। आपके ऑप्शन हैं 5.1%, 6.8%, 7.1% या फिर 4.5%। और इस क्वेश्चन के अनुसार आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है 6.8%। आप यहाँ देख सकते हैं। So the IMF raised India's GDP growth projection for financial year 2024 and 25 to 6.8%, up 30 basis points from its previous forecast. So India's growth is anticipated to stay strong due to robust domestic demand and a growing working age population. Globally, growth is projected to continue at 3.2% for financial year 24 and 25 and financial year 25 and 26. So फाइनेंशियल ईयर 24-25 और 25-26 के लिए जो ग्लोबली ग्रोथ रेट देखी गई है वो है 3.2%. India retains its status as the world's fastest growing economy, outpacing China's growth projection of 4.6% in the same period. So IMF की बात करें तो ये एक मेजर फाइनेंशियल एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और 190 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। इसको स्टैब्लिश किया गया था जुलाई 1944 में एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेक करीबा। ये अभी हाल ही में काफी न्यूज में रही है, तो यहाँ पर लेक करीबा से संबंधित आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन मेड लेक एंड रिजर्वर बाय वॉल्यूम। सेकेंड, इट इज 200 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम ऑफ विक्टोरिया फॉल्स। थर्ड, इट इज लोकेटेड अलोंग द बॉर्डर बिटवीन बोत्सवाना एंड साउथ अफ्रीका। और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि थर्ड इनकरेक्ट है। सो अभी हाल ही में अल नीनो की वजह से ये जो झील है करीबा, इसके जल स्तर में काफी गिरावट देखी गई है, जिसके चलते जिम्बाब्वे जो देश है उसने राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1300 kilometers upstream from the Indian Ocean along the border between Zambia and Zimbabwe. So the lake was filled following the completion of Kariba Dam wall at its northeastern end, flooding the Kariba Gorge on the Zambezi River. So जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में ये स्थित है, और अभी हाल ही में चर्चा में की हुई क्योंकि इसकी जो जल धारण क्षमता है उसमें लगभग 13% की गिरावट देखी गई है। सो करीबा बांध की बात करें तो इसका निर्माण किया गया था 1955 में। आपने देखा कि जाम्बेजी नदी पर इसका निर्माण किया गया है। और ये जो करीबा झील है ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों ही देशों के लिए जल विद्युत ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। साथ ही ये दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली इसरो has decided to achieve debris free space by which year? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है। आपके ऑप्शंस हैं 2025, 2027, 2030 या फिर 2035। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है 2030। टारगेट ईयर है ये, आप यहाँ देख सकते हैं। सो इसरो चेयरमैन
S. Somnath declared India's ambition for a debris-free space by 2030 at the 42nd IADC annual meeting. So he emphasized ISRO's clear strategy for future space endeavors and its commitment to sustainable space exploration. He is also the Secretary of the Department of Space, highlighted the importance of debris-free mission for space sustainability. So this initiative aims to spark discussions and actions towards achieving a cleaner space environment. इसके साथ ही आपने देखा होगा कि ईयर 2035 तक भारत का ये लक्ष्य है कि भारत का अंतरिक्ष में अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा। तो आप ये भी टारगेट ईयर याद रखेंगे और डिब्री फ्री स्पेस का जो टारगेट ईयर है वो है 2030। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of World Heritage Day 2024? यहाँ पर आपसे विश्व विरासत दिवस 2024 के विषय के बारे में पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं हेरिटेज एंड क्लाइमेट, कॉम्प्लेक्स पास्ट, डाइवर्स फ्यूचर्स, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इस वर्ष की थीम है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। आप यहाँ देख सकते हैं। So World Heritage Day is celebrated every year on 18th of April, and its aim is to preserve the human heritage and to recognize all the efforts of relevant organizations. So the International Council on Monuments and Sites 1982 announced 18th April as the World Heritage Day. And this day enhances awareness about the importance of cultural heritage and monuments and conserving them. So आपने देखा कि इस वर्ष की थीम है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट की बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड हेरिटेज डे, और ये एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस है। आपने देखा कि प्रतिवर्ष 18th ऑफ अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। सो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें की 34 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल और 1 कंचनजंगा नेशनल पार्क वो मिक्स्ड टाइप की कैटेगरी में आता है। सो इंडिया हैज द 6th मोस्ट साइट्स वर्ल्ड वाइड। द फर्स्ट साइट्स टू बी लिस्टेड वर अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल, ऑल ऑफ विच वर इंस्क्राइब्ड इन द 1983 सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। सो रिसेंट की बात करें, रिसेंट कौन सी साइट्स हैं जो इस लिस्ट में शामिल की गई हैं, वो है शांति निकेतन और सेक्रेड एंसेंबल्स ऑफ होयसल्स। इसको नवंबर या दिसंबर 2023 में इस लिस्ट में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which institute played a crucial role in the सूर्य तिलक project at अयोध्या? आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपके ऑप्शंस हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो जिस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। आप यहाँ देख सकते हैं IIA conducted calculations for identifying calendar days of Sri Ram Navami for a 19-year cycle. So they designed and optimized an optomechanical system to bring sunlight onto the Sri Ram Lala's forehead. So this system included 4 mirrors and 2 lenses for the initial design, to be expanded to 4 mirrors and 4 lenses later. इसके साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और ये एक ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है होली फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपने देखा कि इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और वर्तमान समय में इसके डायरेक्टर हैं अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1971 में।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लेक एंड द स्टेट्स इन विच दे आर सिचुएटेड। तो यहाँ पर एक तरफ लेक्स के नाम है और दूसरी तरफ वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं, ये दिया गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि इन पेयर्स में से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। ये पेयर्स हैं वीरानाम लेक तमिलनाडु, हाफलॉन्ग लेक असम, हमीरसर लेक राजस्थान। आपको यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर बताना है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका थर्ड पेयर इनकरेक्ट है जबकि फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। वीरानाम लेक तमिलनाडु में स्थित है, हाफलॉन्ग लेक असम में है, जबकि हमीरसर लेक ये गुजरात में स्थित है, ना कि राजस्थान में। आप यहाँ देख सकते हैं। So as per the news, Chennai's main drinking water source, Viranam Lake, has dried up. Viranam Lake serves as a crucial drinking water source for Chennai, and it is located in the Kadalur district in Tamil Nadu. So it was considered one of the longest man-made lakes in the world with a length of 14 kilometers. And it was built during the period of Greater Cholas between 907 to 955 AD by the Chola prince Rajaditya Chol, who was the son of Parantak Pratha. तो आप ध्यान रखेंगे वीरानाम लेक है तमिलनाडु में और इसका निर्माण किया गया था राजादित्य चोल के द्वारा। इसके साथ ही आपने देखा कि ऑप्शंस में हाफलॉन्ग लेक भी है जो कि असम में स्थित है। इसके बारे में बात करें तो ये असम की सबसे खूबसूरत झील है और ये असम का एकमात्र हिल स्टेशन भी है जो कि दिमा हसाओ जिले में स्थित है। ये समुद्र तल से लगभग 680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि जटिंगा यहाँ पर एक गांव है इस लेक के से ही संबंधित, जहां पे पक्षियों के आत्महत्या करने की न्यूज आती रहती है और ये इस चीज के लिए बहुत ही मशहूर है। जब अगस्त से नवंबर के महीने में यहाँ पर पक्षियों की रहस्यमय तरीके से मृत्यु देखी जाती है। अब बात करते हैं हमीरसर लेक की, जो कि ये मानव निर्मित झील है और ये गुजरात की जो कच्छ जिला है उसके मुख्यालय भुज के केंद्र में स्थित है और इसका निर्माण कराया था जो जडेजा शासक राव हमीर थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और ये जडेजा राजवंश के संस्थापक थे खिंगारजी प्रथम, उन्होंने इसका निर्माण कराया था और इसका नाम अपने पिता के नाम पर रखा था। तो आप ध्यान रखेंगे हमीरसर लेक है गुजरात में। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।